प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे और जल संसाधनों का संरक्षण के बारे में समझेंगे। बच्चों, आप लोगों ने सुना है कि जल ही जीवन है। भोजन के बिना हम लोग कुछ दिन जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना जीवित रहना मुश्किल है। बच्चों, हमारा शरीर भी जल से बना है। हमारे शरीर में करीब 60% जल है। जल एक बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय इसलिए है कि जल को विभिन्न तरीकों से फिर से बनाया जा सकता है और यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार भी है। बच्चों, पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। बच्चों, ये याद रखिएगा। देखिए, 3/4 भाग। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं कि एक डब्बे को 4 भाग में बांटा गया है और 3 भाग रंगीन है। तो ये जो 3 भाग रंगीन है, यह 3/4 भाग है। तो इतने ही भाग पृथ्वी जल से ढका हुआ है। बीच में आप पृथ्वी का चित्र भी देख रहे हैं। इसमें जो नीला रंग है वो सारा जल है। तो आप समझ रहे होंगे कि 3/4 भाग कितना है। बच्चों, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन यानी कि जीव महासागरों से आरंभ हुआ था। पहला जीव जो है वो महासागर में जन्म लिया था। बच्चों, महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है, मतलब नमक जैसा है। अगर आप समुद्र नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो आप एक गिलास में 1 मुट्ठी नमक डाल घोल दें और उसे 1 चम्मच आप चख के देखें तो जैसा वो नमकीन लगेगा वैसा ही समुद्र का पानी है। तो महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग मतलब हम मनुष्यों के उपभोग के पीने के लायक या कृषि कार्य के लायक नहीं है। बच्चों, मीठा जल, जिस जल को हम लोग पीते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी पानी है, कुल जल का केवल 2.7% ही है। पृथ्वी पर पानी तो बहुत है, लेकिन मीठा पानी जो हम लोग उपभोग में लाना चाहते हैं वैसा 2.7% ही है। और ये 2.7 मतलब 2.7% का लगभग 70% भाग बर्फ के रूप में, बर्फ की चादरों के रूप में कहाँ अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इन्हीं स्थितियों के कारण मनुष्य इसका उपयोग बहुत कम कर पा रहा है। समझ रहे हैं बच्चों कि मीठा पानी अगर पृथ्वी पर है तो वो 2.7% ही है और 2.7% का भी 70% पानी बर्फ के रूप में है, जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है। बच्चों, केवल 1% पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 1% अलवण जल यानी कि मीठा जल मानव के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल मतलब भूमि के अंदर का जल, जिसको हम लोग बोरिंग करके निकालते हैं, और नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, नदी और झील में तो ऊपर दिखता है पानी, वो पृष्ठीय जल के रूप में, तथा वायुमंडल में, हवा में जो है जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, भाप के रूप में पाया जाता है।
इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं है और जो हम लोग उपयोग में लाते हैं मीठा जल, और यह मात्र 1% है, ये बहुत बहुमूल्य है। बच्चों, यह वाष्पीकरण मतलब गर्मी से आप देखते हैं कि झील, तालाब, समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और फिर वहाँ से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और नदियों में जलवाह मतलब नदियों में बहकर फिर यह समुद्र में पहुँचता है। तो वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। समुद्र का पानी वाष्प बनकर वायु में जाता है, फिर वह वर्षा होकर भूमि पर आता है और भूमि से पुनः महासागर में जाता है। तो यह चक्रण है, इसे बच्चों जल चक्र कहते हैं। इस चित्र को देखिए बच्चों, जो बात मैंने अभी बताया वो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि समुद्र का पानी गर्मी से वाष्पीकरण के द्वारा मतलब भाप बनकर बादल बन जाता है, और फिर ये बादल संघनित होकर वर्षा होता है, और ये वर्षा फिर नदियों, तालाब, झीलों में भरता है और नदियों के माध्यम से फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये जल चक्र है। बच्चों, जल की उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं देखिए। जल एक चक्रीय एवं नवीकरण संसाधन है। अभी जैसे जाना कि जल जो है वो बर्बाद नहीं होता है, इसकी आपूर्ति एक निश्चित सीमा है। पानी का जो मात्रा है वो सीमित है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से 2000 वर्ष पहले था। 2000 वर्ष पहले जितना पानी था आज भी उतना ही है, घटा नहीं है। परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण, आप जान रहे हैं कि जनसंख्या कितनी स्पीड से बढ़ते जा रही है। कृषि के विकास के कारण तथा सिंचाई का विस्तार भी बढ़ रहा है, और औद्योगिकीकरण, कल कारखाने लग रहे हैं तथा नगरीकरण, शहर बस रहे हैं। तो ये सब यहाँ जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा पानी का यहाँ डिमांड हो गया है। तो इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आई है। पहले जहाँ एक आदमी के हिस्से 10 बाल्टी पानी था, तो आज वो 2 बाल्टी पे रह गया है। तो इस तरह प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आई है। तो ये है बच्चों जल की उपलब्धता की समस्याएं। अब जल का उपयोग बच्चों देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, बागवानी में भी किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण और घरेलू क्षेत्रों में जल का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बात को बच्चों हम लोग यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ धरातलीय जल का उपयोग कृषि में 89% है। उस जल का 89% भाग जो हरा रंग में दिखाया जा रहा है ये कृषि में होता है। उद्योग में 9% जल का उपयोग होता है, और ऐसे जल 2% जल का घरेलू उपयोग होता है। ये डायग्राम बच्चों आपके पुस्तक में भी दिया गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब देखिए भूमिगत जल का उपयोग। भूमिगत जल जो बच्चों जमीन के अंदर से निकलता है, इसका कृषि में 92% भाग उपयोग होता है, उद्योग में 5% उपयोग होता है, और घरेलू उपयोग 3% होता है। तो ये भी बच्चों आपके पुस्तक में दिया गया है, इसको ध्यान से देखकर समझेंगे और इसको बनाने भी सीखेंगे। बच्चों अब हम लोग जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में समझेंगे कि इस जल संसाधन का संरक्षण क्या है। जल के अनावश्यक उपयोग को कम करना। पूर्व में भी मैंने बताया है बच्चों कि अगर हम 1 बाल्टी में अच्छी तरह से नहा सकते हैं तो 4 बाल्टी पानी बर्बाद करना अनावश्यक उपयोग कहलाता है। अगर आप 1 बाल्टी में अपनी साइकिल की सफाई कर सकते हैं तो 4 बाल्टी पानी गिराकर साइकिल धोना 3 बाल्टी पानी का अनावश्यक उपयोग है। तो इस तरह आप देखेंगे
कि बहुत जगह पानी का अनावश्यक उपयोग होता है, तो इसको धीरे धीरे कम करते हुए खत्म करना है। जल स्रोतों को बचाना, नदियों, झीलों, तालाबों के पानी को सुरक्षित रखना, प्रदूषण होने से बचाना है। आप देख रहे होंगे कि नदियाँ धीरे धीरे सूख रही है, प्रदूषित हो रही है, गंदी हो रही है, पीने लायक पानी, बड़ी बड़ी नदियाँ, आप गंगा नदी का भी सुना है कि प्रदूषित हो गई है। तो इन जल स्रोतों को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण द्वारा उपयोग के लायक बनाना। अब ये ऐसी तकनीक, ऐसी मशीनें भी आ गई है बच्चों कि जो गंदा पानी है, जो जिसे हम गंदा पानी कहते हैं, उपयोग से गंदा हो चुका है, उसको फिर से साफ करके कृषि जैसे कार्यों में, सिंचाई जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है। तो यह था बच्चों जल संसाधनों का संरक्षण। बच्चों, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। आपने सुना कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जल का मांग भी बढ़ रहा है, तो इस मांग को कैसे पूरा करें, ये इसका उद्देश्य है। और अभी बताया कि जल स्रोतों को, नदियों, झील, तालाबों को बचा कर रखना भी जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किया जा रहा है और किया जा सकता है? देखिए, एक नंबर है वर्षा जल संग्रहण, इसको आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा है धरातलीय जल का संरक्षण। तीसरा है सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। चौथा है जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग। और पांचवा है डोभा का निर्माण। छठा है समुद्री जल का उपयोग। तो आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर वर्षा जल का संग्रहण के संबंध में 3 चित्र दिखाया गया है। देखिए, वर्षा हो रहा है, ये ढलुआ छत पर वर्षा हो रहा है और इस छत से पानी को हम लोग एक जगह टंकी में संग्रहित कर रहे हैं और ये टंकी का पानी को हम लोग ज़मीन के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, वर्षा जल संग्रह हो जाता है, पृथ्वी में चली जाती है और वो बाद में हमको हैंडपंप के द्वारा या तालाब, डोभा के रूप में फिर से प्राप्त हो जाता है। दूसरा चित्र भी वही है, यहाँ भी उसी तरह पाइप से छत के पानी को संग्रहित किया जा रहा है, उससे पृथ्वी में घुसाया जा रहा है। तीसरा है कि यह ढलाई छत है और स्क्वायर है और इसको भी एक पाइप के माध्यम से एक पृथ्वी पर लाया गया है। यहाँ एक गड्ढा किया गया है, गड्ढे में पानी घुस रहा है और ये धीरे धीरे पृथ्वी में जा रहा है, जो कि हमारे भविष्य में काम आएगा। तो वर्षा जल संग्रह हम लोग इसको रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। बच्चों, आप भी वर्षा जल को बाल्टी में, ड्राम में जमा करिए और धीरे धीरे इसको ज़मीन के अंदर डालने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, हम लोगों ने जाना कि धरातलीय जल का संरक्षण कैसे करना है। तो धरातलीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों की कटाई को रोकना होगा और वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ लगाना होगा, क्योंकि वृक्ष का जड़ जल के प्रवाह, मतलब जो जल, वर्षा का जल गति से बहकर बर्बाद हो जाता है, उसका स्पीड को, प्रवाह को कम करता है, धीमा करता है और भूमिगत होने में, ज़मीन में घुसने में सहायता करता है। इसलिए हमको पेड़ काटना रोकना होगा और पेड़ लगाना बढ़ाना होगा। तीसरा, हम लोग ने जाना कि सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करना होगा। अभी जो सिंचाई पद्धति अपनाया जा रहा है बहुत जगह, उससे पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। तो सिंचाई के नए तकनीक का प्रयोग करना है, जैसे आप छिड़काव विधि है, छिड़काव सिंचाई जो आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में, और बूंद बूंद सिंचाई, पाइप से बूंद बूंद पानी पौधों में जा रहा है। इस कम पानी में ये सिंचाई हो रहा है और फसल भी अच्छे होते हैं। तो हमें सिंचाई के नए तकनीक प्रयोग का उपयोग करना होगा। चौथा है जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग। मैंने अभी बताया कि जिसे हम गंदा पानी कहते हैं, उसका मशीन के द्वारा फिर से उसे रिफ्रेश, फिर से साफ करके उसको कृषि कार्य में लगाया जा सकता है। जल एक चक्रीय संसाधन है, अतः बर्बाद हुए जल का पुनः चक्रण कर पुनः कृषि उपयोग लायक बनाया जा सकता है। यहाँ जो चित्र है, मशीन के द्वारा गंदा पानी को साफ किया जा रहा है। पांचवा है डोभा का निर्माण। ये तो गांव में आप लोग देखे हैं बच्चों, कई जगह डोभा बनाया गया है। चित्र देखकर समझिए कि डोभा किसे कह रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें डोभा का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपाय है।
डोभा के तहत छोटे आकार के गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्षा का जल संग्रहित मतलब जमा होता है, और जमा होने के बाद इसका उपयोग खड़ी फसल को बचाने, जो फसल लगा हुआ है उसको बचाने तथा पशुओं के लिए किया जा रहा है। छठा है बच्चों समुद्री जल का उपयोग। अभी आपने सुना कि समुद्री पानी बहुत खारा है, लवण है, नमक है उसमें, जो पीने लायक नहीं है। तो बच्चों खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए अलवणीकरण मतलब नमक को हटाने की क्रिया की जाती है, अलवणीकरण किया जाता है, और ये मशीन से होता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। वर्तमान में बच्चों ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तकनीक आज आएगा जिससे समुद्री पानी भी उपयोग होने लगेगा। तो समुद्री जल का उपयोग भी करने की और हम लोगों को सोचना चाहिए। बच्चों जानने योग्य बातें देखिए, बोतल बंद पानी। आप देखते हैं कि आजकल पानी बिक्री होता है, दुकानों में मिलता है। बच्चों जब हम लोग बच्चे थे तब लोग कहते थे, मजाक करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी भी बिक्री होगा, और आज हम लोगों ने सचमुच देख रहे हैं कि पानी दुकानों में महंगे दामों में बिक रहा है। बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक है। भूमिगत जल जो जमीन के अंदर पानी है उसको ये खत्म कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण केरल के पलक्काड जिले का एक गांव है, जहां लगे एक पानी संयंत्र में 300 से 600 फीट गहरे 60 बोरवेल खोदे गए हैं। इसमें प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर पानी जमीन से खींचा जा रहा है। इससे इस गांव के कुएं, तालाब, धान के खेत सभी सूख गए हैं, और गांव में 300 निवासियों को जल संकट खड़ा हो गया है। 300 लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये जो है बोतल बंद पानी भूमिगत जल को खत्म कर रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा, देखिए जल के महत्व को जाना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में भी 60% जल है। तो जल का महत्व हमने जाना, जल की उपलब्धता की समस्याएं जानी। पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन उपयोग लायक जल 1% ही है। और जल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं देखें, कृषि में, उद्योग में और घरेलू उपयोग में करते हैं। जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में जाना कि कई विधि अपनाकर हम लोग जल को बचा सकते हैं। तो बच्चों जल के बारे में ध्यान से पढ़िए, और ये जल जो है जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसको जीवन में अपनाइए। जल बचाने के तरीकों के बारे में सोचिए। जल रहेगा तो मनुष्य रहेंगे, जीव जंतु और पृथ्वी रहेगा। ये पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि यहाँ जल है। तो बच्चों पढ़ते रहिए और लिखने का अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।